कहाँ पर थ्योरी पहुंचा हुआ? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग रियल गैस से स्टार्ट करते हैं और टाइम है पूरा टाइम, अगर इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रियल गैसेस। रियल गैसेस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रियल गैसेस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है आइडियल गैसेस। ठीक है, रियल गैसेस आपको आइडियल गैस से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो रियल गैस क्या होते हैं? रियल गैस वो गैस को कहते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और आइडियल गैस जो अभी तक हमने पढ़ा है वो असल में हाइपोथेटिकल है। आइडियल गैसेस जो हमने अभी तक पढ़ा है दैट आर ओनली हाइपोथेटिकल इन नेचर। ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, इन सबको हमने जो पढ़ा है, ये गैसेस आपको रियल गैसेस ही हैं, लेकिन इनको हम आइडियल गैसेस में पढ़ते रहे। PV is equal to nRT. The formula is applicable only to ideal gases. Ideal gases किनको कहते हैं? The gas molecules which do not exert forces on each other, as well as ideal gas molecules do not have size, or it has negligible size in comparison to total volume of the gas, which we have taken as assumptions in kinetic theory of gases. रियली में जो गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनी गैस you take, all are examples of real gases. None of the gases existing in nature follows the ideal gas rules. तो हम क्यों पढ़ते हैं? हम लोग certain assumptions लेते हैं, हम लोग certain assumptions लेते हैं, और उस certain assumptions के तहत हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस। लेकिन आइडियल गैस नेचर में कोई नहीं, नेचर में आइडियल गैस कभी बना ही नहीं। जितने भी गैसेस हम लोग स्टडी करते हैं ऑल आर रियल गैसेस। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा, सारे गैसेस क्या होते हैं? रियल गैसेस। कोई भी गैस आपको आइडियल गैस नहीं, सारे गैस आपको रियल गैस। सवाल ये उठता है कि ये रियल गैसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम रियल गैस क्यों कहते हैं, और आइडियल गैस से इनमें डिफरेंसेस क्या है?
इनको हम रियल गैस क्यों कहते हैं और आइडियल गैस है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब चीजों को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल गैस का डेफिनेशन, रियल गैस क्या होता है, ठीक है। चलिए रियल गैस का डेफिनेशन लिखिए। Real gases do not follow all gas laws exactly under all temperature and pressure conditions. Real gases do not follow. Real gases do not follow all gas laws exactly under all conditions of temperature and pressure. All gas laws को थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहां पर ऐसे अगर कर देते हैं, आइडियल गैस लॉज तो ज्यादा प्रॉपर, एग्जैक्टली अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान दीजिए यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एग्जैक्टली। रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस लॉज अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर इस एग्जैक्टली को ढक लिया जाए, अगर इस एग्जैक्टली को ढक लिया जाए क्या पड़ेगा, रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस लॉज अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। लेकिन एग्जैक्टली अगर लगा दिया जाए तो मतलब होता है कि गैस लॉज को फॉलो तो करेगा लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस लॉज एग्जैक्टली अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, यानी कि सभी प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में ये गैसेस आइडियल गैस लॉज को एग्जैक्टली मतलब जैसा होना चाहिए उस तरीके से फॉलो नहीं करेगा। देयर आर सम डेविएशंस, देयर आर सम डेविएशंस। तो इसको ग्राफ से अगर मैं दिखाना चाहूं तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पीवी डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो ये आपका आइडियल गैस का ग्राफ है और ये आपका रियल गैस का ग्राफ है। ये आपको रियल गैस का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका है बेटा, आइडियल गैस का ग्राफ है और ये किसका है बेटा, रियल गैस का ग्राफ है। ये आपको आइडियल गैस का ग्राफ है और ये आपको रियल गैस का ग्राफ, ठीक है। अब आप फिर से देखिए, जैसे जैसे आइडियल गैस का ग्राफ गया है उसी के आगे पीछे रियल गैस का भी ग्राफ गया है कि नहीं गया है। अगर आइडियल गैस का ग्राफ ऐसे रहे और रियल गैस का ग्राफ ऐसे रहे तब ना कहेंगे भाई कि आइडियल गैस का ग्राफ ऐसे है और रियल गैस का ग्राफ ऐसे है, मतलब आइडियल गैस से रियल गैस का कोई मतलब नहीं है, तब ना कहेंगे जब ऐसा ग्राफ होता। लेकिन नहीं, आइडियल गैस का ग्राफ जैसे जैसे गया है रियल गैस का ग्राफ भी उसी के पीछे पीछे आसपास फॉलो करते हुए गया है। गया कि नहीं गया है, तो यानी कि फॉलो तो कर रहा है, आगे पीछे चल तो रहा है, यस एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर रहा। इसीलिए यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस लॉज एग्जैक्टली अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। किसी को दिक्कत, फॉलो करेगा गैस लॉज को फॉलो करेगा लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल गैस कहते हैं। चलिए डेफिनेशन नोट किया जाए। अब हम सीखेंगे कि ये फॉलो क्यों नहीं करता है। अब हम सीखेंगे कि ये फॉलो क्यों नहीं करता है। ठीक है, हो गया आपको? नोट कर लिए तो कोई यहां बता दीजिए कि नोट कर लिए। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आपको बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जब आइडियल गैस पढ़ते हैं ना बेटा, तो आइडियल गैस में कुछ मैंने काइनेटिक थ्योरी गैसेस जब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम कुछ अजम्पशन लेकर के चलते, और वो हमारा अजम्पशन ये होता है, वो हमारा अजम्पशन ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। गैस मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। ये अजम्पशन हमारा गलत है। इसलिए गलत था क्योंकि एक चीज बताओ, इसमें मान लो अगर H2O वेपर रखा हुआ है, इसमें मान लो H2O वेपर काफी सारा रखा हुआ है, अब इसको हम ठंडा कर दें, इतना ठंडा किए कि इसके अंदर में जो H2O वेपर है वो लिक्विड बन जाए। तो लिक्विड मुझे कहीं पर तो इस तरह से दिखाएगा ना कि अरे H2O वेपर जो था वो जो लिक्विड बना है वो अब ये है। तो ये जो कुछ वॉल्यूम है, क्या ये जीरो वॉल्यूम है? क्या ये जीरो वॉल्यूम है? क्या नहीं, ये आपको जीरो वॉल्यूम नहीं है, ये आपको जीरो वॉल्यूम नहीं। यानी कि ये वॉल्यूम आए कहां से? तो H2O के मॉलिक्यूल्स जो थे वही जब आपस में एक साथ सट गए लिक्विड में तो वो एक वॉल्यूम बन गया। यानी कि इंडिविजुअल H2O मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो नहीं था, तभी ना इनके वॉल्यूम को जोड़ते 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 इतना वॉल्यूम तैयार हो गया। यानी कि ये अजम्पशन लेना, ये अजम्पशन लेना कि H2O मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो होता है, ये गलत था। और हमें ये आज से कंसीडर करके चलना होगा कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम स्मॉल भले ही होता है लेकिन वो जीरो नहीं होता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है। किसी को दिक्कत? तो ये एक फॉल्टी अजम्पशन था, ये एक गलत अजम्पशन लिया गया था जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ। तो सबसे पहला चीज नोट किया जाए, रियल गैसेस, real gases deviates from ideal behavior. Real gases deviates from ideal behavior. Real gases deviates from ideal behavior.
ड्यू टू फर्स्ट, रियल गैसेस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है। क्यों? क्योंकि पहला, रियल गैस molecules have a finite volume. Real gas molecules have a finite volume. कैसे पता चला? Because on liquefaction, liquid formed has a definite volume. होता है कि नहीं होता है? किसी भी लिक्विड को आप, किसी भी वेपर को आप लिक्विफाई करिए, उसका एक वॉल्यूम होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम था। ठीक है। सेकंड, एक और रीजन है इसका जो वहां पर अजम्पशन गलत किया गया। एक चीज बता दूं, कोई भी गैस सब्सटेंस को लिक्विड बनाने के लिए, किसी भी गैस सब्सटेंस को लिक्विड बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर किसी भी चीज को लिक्विड बनना है तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करनी चाहिए, है ना? कहीं पर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स बनने के लिए, कहीं पर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स बनने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? तो जब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने चाहिए, तो फोर्स तो वही, मैंने फोर्स मैंने ऐसे सोची कि ये मॉलिक्यूल भले ही अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन फोर्स इनमें लग रहा है, तो फोर्स तो यहां भी लग रहा होगा। जब तक यहाँ गैस में भी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, तब तक गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर कैसे आएगा और कैसे वो लिक्विड बनेगा, है ना? तो लिक्विड में, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए। जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था बेटा? कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। याद आया? ठीक है। ठीक है, चलिए एक और बात लिखा जाए, यानी कि कोई भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर बिकता है ना बाजार में, तो लिक्विफाइड ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ठंडा कर दिया जाता है तो वो लिक्विड ऑक्सीजन बन जाता है। तो इसी तरीके से इसमें जब देखा जाए, और लिक्विड तब बनता है जब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन जो शुरू में लिया गया था वो गलत था। इंटरमॉलिक्यूलर attractive force is not negligible. Intermolecular attractive force is not negligible in the gases. ठीक है, ये स्मॉल होता है लेकिन ये नेग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों? अदरवाइज
it cannot be liquefied, otherwise it cannot be liquefied। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता तो इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। चलिए इसको भी नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए इसको। चलिए अब ये तो तय हो गया कि यही, मतलब ये मैं तय नहीं किया हूं, ये कुछ साइंटिस्ट तय किए हैं कि ये दो गड़बड़ी। चलिए अब हम लोग आगे सीखते हैं। अब हमें ये चीज दिमाग में रखना है कि आइडियल गैस जो होता है वो दुनिया में नहीं होता है, और यस आइडियल गैस के लॉज होते हैं कि ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा करके दुनिया में कोई गैस नहीं है। ठीक है, तो रियल गैस ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। रियल गैस क्या होते हैं? तो रियल गैस वो गैस होते हैं जो आइडियल गैस लॉज को फॉलो करते हैं लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते। आइडियल गैस लॉज को फॉलो करते हैं लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं भाई? यही दो रीजन है। पहला, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो आइडियल गैस में जीरो माना जाता है वो जीरो नहीं होता है। अगर जीरो होता तो उस गैस को लिक्विड बनाने पर जो लिक्विड बनता उसका भी वॉल्यूम जीरो होता, जो कि नहीं होता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं तो अभी कोरोना में सिलेंडर सब जगह जा रहा था ना। अगर उसका वॉल्यूम नहीं होता तो सिलेंडर देने का क्या जरूरत था? छोटा सा कोई डिक्की पॉकेट में छोटा सा इतना छोटा सा कोई चीज में रख लेते, उसको ले जाते जहां मन होता वहां। लेकिन आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा सिलेंडर सब जगह ले जाना होता था। ठीक है, इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं थे वहां आइडियल गैस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे तो किसी गैस को लिक्विड कैसे बना सकते हैं भाई? रियली में तो सारे गैस को लिक्विड बनाया गया है, खाली हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर दुनिया में सभी गैस को लिक्विड बनाया जा चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि उन लोग को जितना टेम्परेचर पर लिक्विड बनता है उतना टेम्परेचर आज तक दुनिया में गया ही नहीं। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि चलो रियल गैस भाई होता है और ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब समझते हैं। रियल गैस आइडियल गैस लॉज को फॉलो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम बेसी फॉलो करते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत कम बेसी ऊपर नीचे जो फॉलो करते हैं इसको कहते हैं यहां डेविएशन। क्या कहते हैं इसको बेटा? डेविएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इसको? डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेविएशन की तरफ। तो डेविएशन का थोड़ा सीखते हैं। तो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, deviation of real gases
from ideal behavior can be expressed in terms of compressibility factor. And compressibility factor is denoted by small z. Deviation of real gases from ideal behavior can be expressed in terms of compressibility factor, and this is denoted by small z. अब z क्या होता है? रिकॉल करिए यही वाला ग्राफ PV, एक आइडियल गैस का और एक रियल गैस का, ठीक है? तो Z लिखा जाता है PV रियल बाय PV आइडियल। कभी भी किसी चीज का वेरिएशन निकालना होता है तो आइडियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या जितना लॉजिकली होना चाहिए वो वैल्यू नीचे लिया जाता है और जो घट बढ़ जाए उसको ऊपर लिया। तो Z इज इक्वल टू PV रियल बाई PV आइडियल लिया जाता है। लेकिन हमने पढ़ रखा है क्या? PV आइडियल इज इक्वल टू nRT, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। तो PV रियल बाई nRT, क्या लिख सकते हैं इसको? PV रियल बाई nRT। इसको लिखा जा सकता है, थोड़ा सा सजाइएगा तो, P बाई RT इंटू V रियल बाई नंबर ऑफ मोल, यानी कि PVM ये वॉल्यूम पर यूनिट मोल हो गया, ठीक है? तो मोलर वॉल्यूम हो गया बाई RT। इसको लिख सकते हो PVM VM रियल बाय RT बाय P, ये आइडियल गैस। इसको लिख सकते हो VM रियल बाय VM आइडियल। क्या लिख सकते हो? VM रियल बाय VM आइडियल, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है? VM रियल बाय VM आइडियल आप इसको लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करिए तो फिर मैं बताता हूं क्या दिक्कत है।
हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग पहले नोट कर लिए हो क्या? ये जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना, टेढ़ा होते चला जाए। रियल गैस एक बहुत टेढ़ा टॉपिक है। तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, समझते हैं एक बार और। ठीक है, देखा जी, देखो बेटा, एक आपका आइडियल गैस, एक आपका रियल गैस। यहां पर देखिए, ये दोनों ग्राफ्स जितने एक दूसरे के क्लोजर होंगे, हम कहेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस लॉस को बहुत बढ़िया से फॉलो कर रहा है। अब जितना ये दोनों एक दूसरे से दूर होगा, हम कहेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस लॉ को उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा। इसको हम लोग डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेविएशन। और ये जितना ज्यादा अवे होगा रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस के ग्राफ से, जितना अवे हो, हम कहेंगे कि डेविएशन उतना ही ज्यादा है। और इस डेविएशन को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से डिनोट, इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस जेड का वैल्यू कहां से दिया जाता है? इस जेड का वैल्यू दिया जाता है कि आइडियली जो पीवी ग्राफ है, तो पीवी फॉर आइडियल गैस और ऊपर में लिखते हैं पीवी फॉर रियल। अगर इसका वैल्यू 1 आ गया, 1 कब आएगा? जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है, तो हम कहेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस लॉस को एग्जैक्टली फॉलो करता है और किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन नहीं। लेकिन अगर जेड का वैल्यू अदर देन 1 से ज्यादा है या 1 से नीचे आए, तो हम कहेंगे कि गैस जो आपको दिया गया वो आइडियल गैस लॉस को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ वहां पर डेविएशन मौजूद है। ठीक है, ये जेड है। अब इस पीवी आइडियल गैस के लिए क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। इस एनआरटी को मैं अब एन जो यहां पर लिया गया उसको ऊपर ले जाकर डिवाइड कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मोल,
वॉल्यूम पर यूनिट मोल को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम पर यूनिट मोल को मोलर वॉल्यूम कहते हैं और इसको Vm से डिनोट करते हैं। अब ये रियल गैस का है तो Vm रियल लिखा है, तो PRT रह गया एज इट इज और V रियल बटा N को Vm रियल लिखा। अब रहा इस P को मैं नीचे ले गई, P को मैं नीचे ले गई तो क्या हो जाएगा, Vm रियल ऊपर रह गया और RT बटा Pm। अब PV इक्वल टू 10RT जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, इसमें नंबर ऑफ मोल एक रख दीजिए 1, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा RT बाई, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, वही यहां लिखा हुआ है RT बाई P। तो Vm रियल पहले से था और Vm आइडियल आपको ये आ गया, ठीक है। यही आपको यहाँ पर लिखा है। अभी भी कोई कंफ्यूजन, अभी भी कोई कंफ्यूजन? अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को जानते हैं कि क्या रियल गैस के बारे में पाया गया, ठीक है। रियल गैस के बारे में एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया उसको पहले सीखते हैं, फिर हम उसको वांडरवाल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन बातों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आपको मैं कुछ असाइनमेंट देना शुरू करूंगा गैस लॉस। मोल कॉन्सेप्ट अब हो गया खत्म और कुछ क्वेश्चन जो छूटा हुआ वो बनाते रहेगा, पूछ लीजिएगा कभी दिक्कत हुआ तो। चूंकि गैस लॉस अब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सीखते हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ Z with pressure variation of Z with pressure at constant temperature, variation of Z with pressure at constant temperature, ठीक है। देखिए इसका कैसे ग्राफ पाए साइंटिस्ट लोग, ये Z इज इक्वल टू 1, ये Z एक्सिस है और ये प्रेशर का एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा ऊपर में लिखिए, चलो ठीक, थोड़ा ऊपर है। Z इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ हाइड्रोजन गैस और हीलियम के लिए पाया गया। प्रेशर को बढ़ाते हुए Z का वैल्यू कितना है ये कैलकुलेट किया गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। ये N2 के लिए पाया गया, ये CO2 NH3 इन सब के लिए कुछ और है। इस तरह का कुछ ग्राफ हमसे पाया गया। ये जो वैल्यू है Z इक्वल टू 1, अगर आइडियल गैस होता तो आइडियल गैस में Z का वैल्यू हमेशा 1 फिक्स होना चाहिए, लेकिन रियल गैस में Z का वैल्यू
हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमेशा एक्सपेरिमेंट करने पर एक से बड़ा है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, या और भी कोई रियल गैस है, इनके लिए लो प्रेशर जोन में जेड का वैल्यू 1 से कम पाया गया और हाई प्रेशर जोन में जेड का वैल्यू 1 से बड़ा पाया। ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स और इन्हीं का एक्सप्लेनेशन जो वान डर वाल ने किया है वो आपको सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए दिया गया। चलिए नोट करिए प्लीज, नोट किया जाए। नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए एक और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपको सीखना है, क्योंकि अब हमारे सामने समस्या है कि कैसे आया। इन सबको एक्सप्लेन वान डर वाल ने किया है, जिनको डिटेल में हमें बहुत डिटेल में सीखना है। ठीक है, चलिए हम वहां जा रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे। चलिए एक और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सीखना है, एक और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सीखना है। ठीक है, एक और डिटेल सीखते हैं। वेरिएशन ऑफ Z with pressure at different temperature for a gas। कोई एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर, कोई एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ क्या होगा? बढ़े? बढ़े? ये भी फैक्ट है। ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4। तो T1 बड़ा होगा T2 से, T3 से, T4 से।
यहाँ स्पीड ले लीजिए और यहाँ प्रेशर। ये भी ग्राफ एक्सपेरिमेंट से आया है और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें नहीं, मैंने पढ़ना है, वांडर वाल ने किया है वो पढ़ना। क्या करना है इसमें, जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, देखिए डेविएशन कितना दूर, z इक्वल टू 1 कितना दूर गए टेम्परेचर जब बढ़ा है, z इक्वल टू 1 के नजदीक टेम्परेचर और बढ़ा है, और नजदीक और बढ़ा है, और ये कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं आइडियल गैस बिहेवियर के हम नजदीक आते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं आइडियल गैस के हम लोग नजदीक आते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ये वाला लाइन जो है वो थोड़ा नीचे से बना दीजिएगा, ठीक है, इतना ऊपर नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप नीचे, थोड़ा ऐसे ही कर लीजिए, उस पर सटा मत दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर रखिए। ठीक है, नोट कर लिए। यहां से हमें कंक्लूजन ये निकलता है यहां हमें कंक्लूजन थोड़ा सा लिखना होगा जो एक्सपेरिमेंट से आए हैं और उन्हीं का वेरिफिकेशन वांडर वाल ने किया है। z इक्वल टू 1 होता है और आइडियल गैस, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। z इज ग्रेटर देन 1 है ऑलवेज फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। z is greater than 1 for all other gases at high pressure, and z is less than 1 for all other gases at low pressure। ये सब रहा बात एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। हो गया, चलिए बहुत टेढ़ा चीज है बाबू, इसलिए मैं यहां पर स्लो कर दिया हूं। बढ़े, अब हम लोग सीखते हैं कि वांडर वाल ने इन सब चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया, इतना टेढ़ा खीर को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वांडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, वांडर वाल
इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। Van der Waals equation for real gases Van der Waals equation for real gases Van der Waals equation for real gases। क्या दिक्कत था? तो आइडियल वान डर वाल ने क्या किया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को इन्होंने बेस मान लिया। वान डर वाल ने क्या किया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को इन्होंने बेस मान लिया और इसी में उन्होंने देखा कि जो रियल गैसेस होते हैं वो आइडियल गैस लॉस को लगभग फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं लेकिन लगभग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने शुरुआत यही से कि इसी में कुछ कुछ अगर कर दिया जाए तो हमारा डेरिवेशन सही हो जाए और इसी चीज को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से जब चले तो इसी को बेस मान कर चले, लेकिन दो कमी रह गया था, इसमें दो कमी रह गया था और इसी दो कमी को वान डर वाल ने पकड़ लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन does not consider पहला वॉल्यूम ऑफ दी गैस मॉलिक्यूल्स and second attractive forces between molecules। इन दो चीजों को वो नहीं मानता है और यही तो गड़बड़ी वहां पर होता है। ठीक है, यही दो गड़बड़ी वहां पर होता है। ये आइडियल गैस है, मतलब गैसेस स्टेट चल रहा है, गैसेस स्टेट में ही ये सब पढ़ना है। रियल गैस में शुरू में ही मैंने कह दिया है कि ये टॉपिक बाकी से काफी, माने गैसेस स्टेट के बाकी टॉपिक से ये काफी टफ है। चैप्टर है गैसेस स्टेट। ठीक है, गैसेस स्टेट में आखिरी में रियल गैस पढ़ना है। शिवम, ये सब मत सोचिए कि सर को नींद आ रहा है, झूक आ रहा है तो सर लगता है दूसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसी चैप्टर का पार्ट है। अभी मेरे पास किताब ही नहीं है एनसीईआरटी, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा दिया होता।
ये टॉपिक बहुत मुश्किल टॉपिक है। मैं शुरू में ही कह दिया था कि रियल गैस इसी चैप्टर के बाकी पार्ट से काफी मुश्किल है, पर अभी इतना ही नहीं, अगला कदम मैं जिस जगह रखने वाला हूं इस चैप्टर में वो बहुत मुश्किल चीज है समझना, समझ गए। और आगे 2-3 पीरियड हद से ज्यादा मुश्किल चीज आपको आने वाला है। अब चैप्टर में है, सिलेबस में है, हम क्या करें। अब आता है एनसीईआरटी में भी है, सारे कंपटीशन के सिलेबस में। इसलिए ये सब मत सोचिएगा कि हम कहां से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में है कि नहीं है। अगर आपके बगल में एनसीईआरटी है तो उसमें ये सारा चीज देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक काम करो, अगर आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो आज मैंने जो पढ़ाया है उसको 1-2 मिनट पीछे जाकर फिर से देख लो। आज रियल गैस मैं जहां से शुरू किया हूं उसको बढ़िया से आप एक बार फिर से देखकर आइए, मैं तब आगे बढ़ता हूं। ये सही बात है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो रियल गैस छोड़ देते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी इसका आइडियल गैस से काफी काफी ज्यादा। देख लिए एक बार देख लिए सब लोग, टेढ़ा तो है। अब देखिए इन सब चीजों को वांडरवाल ने कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने कहा ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा कि पीवी इजिकल टू एनआरटी में भी जो होता है, अभी हम लोग क्या रख रहे हैं, तो भी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इस कंटेनर में ये गैस मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं कि इस कंटेनर में ये गैस मॉलिक्यूल्स और ये गैस मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा रहे हैं। अगर कोई मुझे कह दे कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, मैं तो सीधा कहूंगा कि कंटेनर का वॉल्यूम ये है और यही वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू भी लीटर है तो मैं पीवी इजिकल टू एनआरटी में इसी भी को यहां रख दूंगा, पीवी इजिकल टू एनआरटी में इसी भी को मैं यहां रख दूंगा।
है ना, जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है। लेकिन वैन डर वाल का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो यहां नहीं लिखा जाएगा। क्यों? ये देखिए, क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल भी तो शामिल है। इस पूरे वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल भी तो शामिल है। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे भी को उसमें मत रखिए, समझे, बल्कि इसके जगह कुछ दूसरा टर्म रखिए। उन्होंने भी आइडियल इसको कहा, उन्होंने इसको क्या कहा, भी आइडियल। उन्होंने इसको क्या कहा, उनके अकॉर्डिंग PI VI = nRT हुआ, जहां पर VI क्या होता है, VI क्या होता है, VI उनके अकॉर्डिंग, वैन डर वाल के अकॉर्डिंग होता है फ्री वॉल्यूम अवेलेबल for the movement of gas molecules। अब देखिए एक बदलाव, अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि इस पूरे वॉल्यूम को हम लोग यहां पर रख देते, अभी तक तो यही कर रहे थे। हाँ, ये तब तक ट्रू था, ये तब तक ट्रू था जब आइडियल गैस मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं था। जैसे ये सब जो मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, इन सब का कोई वॉल्यूम नहीं है, इन सब का 0 वॉल्यूम। तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए अवेलेबल होगा, और इसीलिए कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम यहां पर रख दिया करते थे। लेकिन वैन डर वाल ने कहा कि ऐसा नहीं है। देखिए आइडियल गैस के लिए क्या होगा, आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस 0। ये 0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। देखिए VI क्या होता है, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल को मूवमेंट करने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, तो कंटेनर का वॉल्यूम माइनस गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम। इसको ऐसे समझिए, आप कभी पटना आप गए हैं, जब ट्रेन पर हम बैठते हैं तो ट्रेन पर बैठने के लिए ट्रेन पर बैठने के लिए 4 लोगों का सीट बना होता है, ठीक है। अगर 4 लोग सही में बैठ गए ठीक ठाक साइज के, अगर 4 लोग सही में बैठ गए ठीक ठाक साइज के, तो क्या किसी को भी हिलने डुलने के लिए जगह मिलता है क्या, वहां नहीं मिलता है। अगर सोचो उसी 4 लोगों को बैठने वाले सीट पर अगर 3 लोग बैठे तो थोड़ा कोई इधर हो जाएगा, थोड़ा कोई इधर हो जाएगा, तो हमको मूवमेंट के लिए स्पेस रहेगा ना भाई। अगर उसी 4 लोगों को बैठने वाले सीट पर अगर 2 आदमी बैठे तो काफी ज्यादा इधर उधर आ सकता है मूवमेंट के लिए, है कि नहीं। इसी तरह से आपको सोचना है, ठीक है, इसी तरह से आपको सोचना है। ये देखिए अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल V is, according to वैन डर वाल V is the VI। VI क्या है भाई, तो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए जो स्पेस अवेलेबल होता है वो VI होता है, ठीक है। अब अगर आइडियल माने तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, इस केस में समझने के लिए। ठीक है, इसको सुधार दीजिए थोड़ा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। क्योंकि आगे जाकर मुझे इसको सुधारना है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैसेस। देखिए, अगर हम आइडियल गैस लेते हैं, अगर हम आइडियल गैस लेते हैं तो क्या होगा? आइडियल गैस के केस में कंटेनर का वॉल्यूम आपको भी लिखा जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम भी लिखा जाएगा माइनस वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द गैस मूवमेंट। एक चीज बताओ, आइडियल गैस के केस में ये जो गैस मॉलिक्यूल के जो साइड साइड गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये वॉल्यूम तो जीरो हो जाएंगे। आइडियल गैस के केस में ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूम तो जीरो हो जाएंगे। तो जब ये वॉल्यूम जब जीरो हो जाएंगे तो पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ है वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर में और। तो इसीलिए ये वाला पार्ट आपको जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। और ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा, किसके लिए? फॉर आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस के लिए। लेकिन जब आप रियल गैस में आते हो तो ये वाला पार्ट आपको जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि क्योंकि उस सीट पर देखिए, जो 4 लोगों का सीट था उस पर आप अकेले बैठे हो, इधर आ सकते हो, इधर जा सकते हो, फ्री मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन एक आदमी भी आकर अगर बैठ जाएगा तो आपको क्या लगेगा? अरे यार वो बैठ गया है, हमको इधर हिले। तो जगह ऑक्युपाई हो गया ना, तो आपके लिए फ्री मूवमेंट के लिए स्पेस कम हो गया ना। यही चीज आपको यहाँ पर जानना है। जब रियल गैस आएगा, जब रियल गैस आएगा तो रियल गैस के केस में वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होगा? क्योंकि इन वॉल्यूम्स का कुछ ना, सॉरी, इन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। यही तो वैन डर वाल का कहना था। ये देखिए, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होता है, और ये जो वॉल्यूम इनका होता है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से माइनस हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वही गैस मॉलिक्यूल को फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगा, और वही कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसको निकालेंगे और तब फिर हम उसको यहाँ पर लिखा के रखेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। टेढ़ा तो है बाबू, इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या करना है? करना तो है।
हो गया, देख लिया आप लोग। ठीक है, अब देखिए रियल गैस के केस में क्या होगा। ठीक है, यही केस अगर रियल गैस के केस में दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम यही केस रियल गैस का लेते हैं तो रियल गैस में क्या है। ठीक है, रियल गैस के केस में Vc माइनस V नॉट अवेलेबल वाला, ये आपको नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए Vi जब इस इक्वेशन में रखने आएंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होगा आपको, बल्कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस समथिंग होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस समथिंग जो होगा वो क्या होगा, इसी चीज को वंडर वाल ने डिराइव करके दिखाया था। चलिए इतना नोट कर लीजिए। और ये जो टर्म है इसी टर्म को कहा गया वॉल्यूम करेक्शन टर्म। क्या कहा गया इसको, वॉल्यूम करेक्शन टर्म कहा गया। क्या कहा गया बेटा इसको, वॉल्यूम करेक्शन टर्म कहा गया। चलिए नोट करिए, मैं स्लो चल रहा हूं जानबूझ करके, चूंकि ये बहुत टफ है यहां आगे। नोट कर लिए। अब सुनो, आगे जो चीज हमें यहां पर सीखना है वो थोड़ा बड़ा है और काफी टाइम लगता है समझाने में। ठीक है, और थोड़ा मैं कल की बीमारी की वजह से वीकनेस भी महसूस कर रहा हूं, तो वो करेक्शन टर्म जो है थोड़ा बड़ा होने के कारण और काफी टेढ़ा होने के कारण मैं कल लेता हूं, थोड़ा पहले मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि कल का वीकनेस थोड़ा मेरे पास अभी है। ठीक है, चलिए इसको लेकिन जितना अभी बताए हैं इसको डिट्टो एकदम कल याद रखिएगा, तब आगे की चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब इतना टेढ़ा है तो क्या करिएगा।